अब आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर तो पता होगा। यस सर। ओके, तो एग्जाम स्ट्रक्चर अगर पता है हमें, तो हम्म। आपने कुछ प्लान किया कि मुझे इतना टाइम में प्रिपरेशन के लिए देना है? सर मैंने सोचा है कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए, पूरा जीएस सेक्शन, और नहीं एक नहीं नहीं, एक रीडिंग मैंने ऑप्शनली होलसम में बोल रहा हूँ कि होलसम मतलब आप अपना अटेम्प्ट कब देना चाहते हो? इन 21। 2021 में आप अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो अभी कितने महीने हाँ बचे जी। हुए हैं हमारे पास? 8 महीने हो गए हैं, 6 और सॉरी 4 इधर के पकड़ लीजिए, और 4 मतलब हाँ लगभग आपके पास 16 महीने हैं, है ना? हम्म। 16 मंथ। तो जो भाइयों बहनों जो आप लोग ये 2021 वाले हैं, तो लिसन वेरी केयरफुली। आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, ओके? तो सबसे पहले सलोनी, आई वांट टू लेट यू नो फ्यू मिसकंसेप्शंस, या फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मिथ बस्टर्स, है ना? तो क्या मिथ हम्म। बस्टर्स है कि हमारी प्रिपरेशन क्या फर्स्ट डे से शुरू होती है? तो नहीं, आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपका प्रिपरेशन शुरू होता है, ठीक है ना? हम्म। तो ये जो एग्जाम है उसे मैं पूरे 4 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। लोग पहला फेज ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तब ये फर्स्ट फेज क्या चीज होता है? ये जो फर्स्ट फेज होता है मैं उसे कहता हूँ सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है? दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो पहला जो फेज है दैट इज नोन एज सिलेबस कंप्लीशन। फाइन। या तो ये जो सिलेबस कंप्लीशन है वो कितने दिन में होना चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है ना? तो अगर यस। प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये जो सिलेबस कंप्लीशन है मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 to 6 मंथ्स। लोग 8 महीने लेते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो 6 महीने में खत्म हो जाती है। मैक्सिमम अगर एक्सटेंड हो गया तो इट विल गो टू 7 मंथ्स, ठीक है ना? अब ये 5 to 6 मंथ्स में किसकी सिलेबस खत्म हुई? जीएस की खत्म हुई, ठीक है? ओके। या अब इसमें आपको करना है सेकंड फेज। तो व्हाट इज द सेकंड फेज? सेकंड फेज है आपका ऑप्शनल, ठीक है? तो ऑप्शनल को मेरे हिसाब से 4 मंथ्स का टाइम देना पड़ता है। मिनिमम 4 मंथ्स तो आपको ऑप्शनल को देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जीएस आपने यस 6 मंथ्स में कंप्लीट किया, आपने 4 मंथ्स में ऑप्शनल कंप्लीट किया, अब आपके पास बच जाते हैं स्ट्रेट 6 मंथ्स, ठीक है? यस सर। तो वो जो थर्ड फेज है हम उसे कहते हैं 6 मंथ्स प्रीलिम्स, या मैं इसे टर्म करूंगा रॉ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। उस टाइम पूरा रट्टाफिकेशन वाला काम चलेगा, आपका मॉक टेस्ट का काम चलेगा। अभी मैं समझाऊंगा सारा चीज कि कैसे करना है। फाइन, ओके। एंड व्हाट इज द फोर्थ फेज? फोर्थ फेज जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर आपके पास बचते हैं 3 महीने। लगभग वो 2.5 महीने के आसपास का टाइम है, बट मैं उसे 3 महीना कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं मेंस, ठीक है? ये पांचवा फेज आ सकता है, बट वो पांचवा फेज हर दिन चलता है, ठीक है? वो हर दिन चलता है, दैट इज आपका इंटरव्यू। क्लियर है? ये 5 फेजेस हैं यहाँ पे, हालांकि मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया था, लेकिन पांचवा फेज होता है इंटरव्यू, ठीक है? अब यस। हमें इसमें क्रोनोलॉजी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसे कब कैसे करना है। लोग कहते हैं प्रीलिम्स पहले तैयार करो, लोग कहते हैं मेंस पहले तैयार करो। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ठीक है? सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या थोड़ा सा अलग है? आपको पहले प्रिपेयर करना है इंटरव्यू, ठीक है? आप बोल रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, इधर ठिकाना नहीं, हाँ ये तो। सिलेबस नहीं मालूम है, इंटरव्यू की बात कर रहे हो, है ना? तो हाँ हाँ, इंटरव्यू वही कुछ नहीं दिमाग है, में आ आपको रहा हर दिन, आपको हर दिन लाइफ के छोटे छोटे सवालों की क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस के जवाब जवाब पता करने होंगे, ठीक है ना? था। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उस मतलब एथिकल क्वेश्चन, है ना? एथिकल क्वेश्चन, ठीक है? और प्रैक्टिकलिटी, ठीक है? और रैशनैलिटी, ये रैशनल हम कितना सोच रहे हैं, है तो हमारे पास क्या चीज है, ठीक है? क्यों इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो इंटरव्यू जो है उसमें आपको समझना पड़ेगा
कि क्या इंटरव्यूअर आपका नॉलेज चेक करता है? नहीं, उसको आपको नॉलेज से लेना देना नहीं। हाँ है लेना देना, बट आपने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपने वहां पे अपना नॉलेज का प्रदर्शन कर दिया है, ठीक है ना। तो इंटरव्यूअर दो चीजें बेसिकली देखता है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, ठीक है, कि आपको सारे फील्ड्स के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, कैसा है क्या है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये होती है कि जो वहां पे सामने बंदा बैठा हुआ है, दैट इज 40 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस यूपीएससी सर्विसेज, ठीक है ना। तो आप उसके नॉलेज को कभी बीट नहीं कर सकते, मतलब आप उसके सामने बच्चे हो, मतलब किस आप उसके सामने चीटी हो वो खाती है, ठीक है। तो हम तो नॉलेज में उनको बीट कर ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा काट देगा हमारी बातों को, किसी ना किसी तरीके से वो काट ही देगा। तो हमारे पास देखो, क्योंकि ना किसी भी चीज का ना सही आंसर हर इंसान के पास सही समय पे नहीं होता, क्योंकि सबके अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे 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 क्या होती है, बढ़ते रहती है। किसी ने बहुत कम एज में बहुत कुछ देखा हुआ होता है, तो उसको ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। तो उसको कैसे काउंटर करें? क्या उसके लिए हमें कोचिंग लगानी पड़ती है? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, डेली छोटे छोटे लाइफ के सवाल हैं, उनके आंसर्स ढूंढने हैं। और वहां पे हमें क्या देना है, हमें देना है हमारे नॉलेज का बेसिस का जस्टिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने सही जस्टिफिकेशन दिया, उन्हें लगा कि हाँ इसका जस्टिफिकेशन इसके हिसाब से, इसके लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है, तो वो चीजें सही है। तो इंटरव्यू की तैयारी ऐसी करनी कि हमें अवेयरनेस डेवलप करना है, जस्टिफिकेशन डेवलप करना है, और कैसे डेवलप करना है, एथिकल, प्रैक्टिकलिटी और रैशनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। ये तो था इंटरव्यू का, इसे डेली करना है। अब आते हैं मेंस में, ठीक है। अभी मेंस की तैयारी कैसे होती है? तो मेंस की तैयारी चलती है आपकी सिलेबस के साथ, या मैं ज्यादा प्रिसाइज बोलूं तो आफ्टर सिलेबस भी हो सकती है, ठीक है। आप तो कहीं जॉब करती हैं, कॉलेज जाती हैं अभी? नहीं सर, मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, फुल टाइम प्रिपरेशन है, तब तो सबसे अच्छी बात है। तो या सर। मेंस के आप मतलब सिलेबस के साथ साथ मेंस को कर सकती हैं, ठीक है। तो सिलेबस के साथ साथ मेंस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो हम मेंस प्रिपेयर करते हैं आंसर राइटिंग से, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर राइटिंग है, जब आप सिलेबस कर रहे हो तो कितना होना चाहिए? तो अगर आप सिलेबस खत्म कर रहे हो तो आपकी जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए, दैट इज 30%, ठीक है। 30% का मतलब क्या है? जैसे मैं अपने इनिशियल्स में आंसर राइटिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता था, मैं एक दिन में 20-20 30 आंसर लिखता था, तो दैट वाज आज के डेट में वो राइट स्ट्रैटेजी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो सिलेबस के साथ साथ मतलब आपको 30% आंसर राइटिंग करना है। अभी 30% क्या चीज है, ये 30% में आप क्या आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर पी वाई क्यूज, सब्जेक्ट वाइज, है ना। पी वाई क्यूज के बाद करंट, ठीक है। तो ज्यादा हमको अपना दिमाग इसमें नहीं देना है, पी वाई क्यूज को हम सॉल्व करेंगे। पी वाई क्यूज के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, एक बुक लेनी पड़ेगी। मैं सजेस्ट करता हूँ दृष्टि की सॉल्व पेपर। आप प्रीलिम्स के लिए भी ले लो, मेंस के लिए भी ले लो, ठीक है। यस सर। प्रीलिम्स के लिए दिशा की ले सकते हो, मृणाल सर का बनाया हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दृष्टि की मेंस आप ले लीजिए, वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब क्या है, ये हमारा मेंस हमारा डेली चलेगा, ठीक है। ये डेली मतलब हम जब सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज डेली चलेगी, मतलब डेली हमने एक दो तीन आंसर लिखने हैं, और उन दो तीन के अलावा कुछ आंसर्स जो होंगे, 5-6 या जितने भी तुम लिख सकते हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स राइटिंग हम करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे। तो उसमें क्या होगा, हमें थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा, आइडिया नहीं आ रहा है तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसे अपने वर्ड्स में लिख लेंगे, उसे साथ में चलाना है, ठीक है। ओके, गुड आफ्टर सर पर दैट। ये अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन है, जस्ट अ क्वेश्चन। हाँ, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो ऐसे लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमें आंसर लिखना नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस नहीं आता आंसर ऐसा लिखने कौन का। बोल दिया? ऐसा कौन बोल दिया? अच्छा, मैं अरे तुमसे एक मतलब क्वेश्चन ऐसे। पूछूं, हाँ जी। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी। व्हाट आर द चैलेंजेस टू दी वुमेन एम्पावरमेंट इन टुडे सिनेरियो? तुम लिख सकते हो इसके ऊपर आंसर? सोचना पड़ेगा, मैं इतनी जल्दी एकदम पॉइंट्स नहीं आएंगे। बता नहीं, तुम सकते हो लिख कि लोगी वुमेन सेफ्टी, हाँ तुम्हारे। वुमेन सेफ्टी। हाँ, और तुम्हें कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। 150 वर्ड कितने को बोलते हैं, यानी इतना, इतने को हाँ बोलते हैं हाँ। 150 वर्ड। लिख लोगी आराम से?
अच्छा, ठीक फिर है। ये तो लिखने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि चेक कहाँ से कराएं? हाँ, देखो वो धीरे धीरे ना ग्रेजुअली चीजें डेवलप हो जाएंगी, और अभी जैसे अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो मेरा एक क्या बोलते हैं, मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाई हुई है, ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में बच्चे वहाँ पे मुझे आंसर सेंड करते हैं, एंड मैं उन्हें क्या बोलते हैं फीडबैक देता हूँ क्या कैसा लिखना है करके, ठीक है ना। तो वहाँ पे हाँ अगर हाँ। आप ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा, इवन आपको ना एक हफ्ते में ना आइडिया लग जाएगा, खुद से आप जज कर लोगे अपने आंसर को कि हाँ यार मुझे ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये सही आंसर है ऐसा, ठीक है। हम्म। तो वो आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया कैसे आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग के लिए पहले पिछले साल की वो खरीद लो ना। अब उसमें टॉपिक आया कि दृष्टिकेतु। ये क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सिग्निफिकेंस बताओ, उसका क्या रिलेवेंस है अभी। तो उसके सॉल्व आंसर उसमें रहेंगे, तो तुमको एक बार आइडिया मिलेगी कि हाँ यार ऐसे करके हमें क्या करना है, हमारे आंसर प्रिपेयर करना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। हम्म प्लस अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इवन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आंसर रिव्यू करके देते हैं, है ना। तो हम्म। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, तो आंसर राइटिंग का आपका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। ठीक। ओके, ठीक है तो मैं सर। सिलेबस के बारे में बता रहा था। सिलेबस को हमें खत्म करना है, ठीक है। अभी हाँ जी। सिलेबस कैसे खत्म करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दुनिया भर का आता है कि हम कौन सा रिसोर्स फॉलो करें, क्या करें, कैसे करें, है ना। तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, है ना। आपको चीजों हम्म को अपने हिसाब से थोड़ा सा बना के चलना पड़ेगा। खैर मैं खुद भी मतलब एक ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैं प्रिपरेशन मैंने की हुई है, बट एज ऑफ 2020 ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो किया जाए तो आपका काफी टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा हम्म। जो आइडिया है वो क्या है, एट द अर्लीस्ट, है ना, आप क्या हाँ करना है, जी। सिलेबस को आपको फिनिश करना है। मैंने पहले ही शुरू में बोला ना कि आपका सिलेबस हाँ जी। खत्म होता है तो आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी, ठीक है। हम्म। सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम आते हैं इसमें, या इसे दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं लोग, मॉक्स। हाँ जी, यहाँ टेस्ट पे सीरीज। पहुंचना है हमें, हाँ यहाँ पे हमें पहुंचना है, मॉक्स प्रीलिम्स एज वेल एज दिस मेंस ओरिएंटेड एज वेल, है ना। तो इससे हम्म। हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अगर वो 6 महीने में तुम कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर तुम 5 महीने में तो कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन यार कुछ लोग आलस की वजह से या लाइफ के प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन हो जाता है 6 महीने में करना, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, अभी मैंने सिलेबस के बारे में थोड़ा ओरिएंटेशन दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे करना है, ठीक है। हम्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग कैसे करें और कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस या प्रायोरिटी पहले दें, ठीक है। ये सबसे पहले आपको किनको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? तो जो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है वो है इकोनॉमिक्स, या मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के साथ पॉलिटी, ठीक है। इकोनॉमी मेरे ख्याल से आपको तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हाँ जी सर, पढ़ने क्योंकि में, ऑलरेडी बीकॉम ऑनर्स में किया हुआ है। हाँ, तो वो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के साथ आपको एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के बाद आपको दिस आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के बाद आपको करना पड़ेगा जियोग्राफी, ठीक है। और जियोग्राफी के बाद आपको करना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ। और मॉडर्न इंडिया के बाद आपको करना पड़ेगा सोशल इश्यूज, ठीक है। ठीक है। और सोशल इश्यूज के बाद आपको करना पड़ेगा एथिक्स, ठीक है। और एथिक्स के बाद आप करेंगे गवर्नेंस, इंटरनल ठीक है। सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। वो बता रहा हूँ मैं, गवर्नेंस। गवर्नेंस के बाद आपको करना है साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक के बाद अब आपको करना है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बाद करना है डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक चीज रह जाता है हमारा जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे INC,
अब यहाँ पे बच रहा है जो 3 सबसे फालतू सब्जेक्ट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी, इससे जिसे कहते हैं हम एंशिएंट, मेडिएवल। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमको लास्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, हम्म अब सुनो कैसे करना कैसे। पहले मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में आपके पास रिसोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास तो आपके पास सबसे पहला होना चाहिए मृणाल हैंडआउट। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं घर पे बैठ के, तो सबसे पहले आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने से पहले आप बाय अ प्रिंटर। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो काम नहीं बनने वाला, छोड़ दो। तो पहला भाई डिस्क्लेमर है, बाय अ प्रिंटर। और कौन सा प्रिंटर खरीदना है वो मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बता सकता हूँ। ठीक है, सलोनी आपके यहाँ हाँ प्रिंटर है? जी है प्रिंटर, हाँ जी सर है। कैसा वाला प्रिंटर है? सर एक्चुअली मेरे फादर के ऑफिस में है, तो उनको बोल देती हूँ वो निकाल के डाल नहीं देते हैं। नहीं नहीं, तुम ना घर पे प्रिंटर नया मंगवाओ या ऑफिस का प्रिंटर मंगवाओ। ठीक है, तुम्हारे पास होना ठीक। बहुत जरूरी है। तुम्हें हर दिन हर महीने का कम से कम 300 से 500 पीडीएफ की जरूरत, प्रिंट की जरूरत पड़ेगी। हम्म। ठीक है, तो अब ठीक मैं है। अब और अगर नया प्रिंटर अगर हम लेते हैं तो हमें कौन सा प्रिंटर लेना है। तो हमारे प्रिंटर में 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना, पहला, हम्म। तुम्हारा प्रिंटर जो होना चाहिए उसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड प्रिंटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। अब बोथ साइड प्रिंटिंग में क्या होता है, ये लेजर प्रिंटर आता है या तो फिर इंक हम्म। टैंक प्रिंटर आता है। ठीक है ना, लेकिन हम्म। इंक टैंक जितने प्रिंटर होते हैं वो अच्छे प्रिंटर होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अगर डुप्लेक्स प्रिंटिंग के साथ आते हैं इंक टैंक तो वो बहुत महंगे हो जाते हैं। ठीक है, हम्म। तो अगर आप 15 के अंदर तक का ले रहे हैं तो डुप्लेक्स प्रिंटर आपको लेजर में मोनोक्रोम मिलेगा। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। हम्म। और उसके बाद मतलब अगर आपको लेना है इंक टैंक, ठीक है, इंक, और सबसे पहले डुप्लेक्स में क्या बोलते हैं, वाईफाई होना जरूरी है यार। क्यों मालूम? अभी क्या मालूम है, प्रॉब्लम ये होती है जो अगर हम कनेक्ट करके प्रिंट वगैरह करते हैं ना तो उसमें बहुत सारा ना लोड एक साथ प्रिंट नहीं ले पाता है। और वाईफाई में अगर तुम सेंड कर दो ना तो वो जल्दी जल्दी हम्म। जल्दी जल्दी कर लेता है चीज़ों को। ठीक है ना, और फिर ठीक। ऊपर जब जाते हैं हम तो इंक टैंक प्लस डुप्लेक्स, ये बहुत महंगे होते हैं। ये प्रिंटर शुरू होते हैं 21,000 रुपए से। और अगर इसको लेना है तो एप्सन का लेना, एक बार लेकर के जिंदगी भर खुश। ये सबसे बेस्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, और अदरवाइज ठीक। जो ये वाईफाई प्लस डुप्लेक्स वाले प्रिंटर होंगे तो वो लेजर ही मिलेंगे और वो तुमको 15-16 हज़ार रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर लेना है, और प्रिंटर अगर कब लेना है, कैसा लेना है, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर लेना, समझ लेना। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो मृणाल के हम्म। हैंडआउट्स होने चाहिए आपके पास सबसे पहले। ठीक है, मृणाल के हैंडआउट के बाद आपके पास होना चाहिए मृणाल का लेक्चर। और कहाँ मिलेगा मृणाल का लेक्चर? मृणाल का लेक्चर मिलेगा आपको दिस वेबसाइट पे। टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो फिर अगर आपने क्या कहते हैं उसे, अन अकेडमी अगर सब्सक्राइब किया तो वहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम में मिल जाता है। ठीक है, हाँ। ओके। लेक्चर के बाद हमारे पास होनी चाहिए कुछ स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक में आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? 3 बुक का ऑप्शन है। मैं अपने रैंकिंग और प्रायोरिटी के हिसाब से लिख रहा हूँ। एज ऑफ हम्म। 2020, संजीव वर्मा, नाम सुना होगा आपने, हाँ जी सुना किसी है, टॉपर ने संजीव कुछ कहा वर्मा, होगा। रमेश सिंह। दूसरी बात, के शंकर गणेशन। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, कॉमर्स मतलब एम कॉम किया ना आपने? हाँ जी। हाँ, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मैं आपको के शंकर गणेश लेने के लिए बोल सकता हूँ। और फिर सबसे मुझे जो पसंद नहीं है वो है रमेश सिंह। ठीक है, और फिर इसके बाद एक भयंकर बुक आती है जिसे दत्तन सुंदरम कहते हैं। सर ये सब तो इको ऑप्शनल के लिए हैं, जितना मैंने ना सुना ना है। ना, नहीं नहीं दत्तन सुंदरम। नहीं, ये देखो दत्त, अरे नहीं, पहले ट्रेडिशनल स्टडी में यही करते थे, तो हमें, मेरा जो प्रायोरिटी वो इस बुक को नहीं है, ना ही इस हम्म। बुक को नहीं है। मैंने ये चारों बुक पढ़ी हुई है। ठीक है, हम्म। ये दोनों बुक आप जा सकते हो इन दोनों बुक के लिए, ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, सर ये संजीव एकदम वर्मा भी मैंने सुना है कि इतनी अच्छी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है उसमें। किससे सुन लिया? अन अकेडमी शायद रोमन से, रोमन ने कहा था सर ने कि रोमन से नहीं संजीव सर ने वर्मा। बोला है? देखो,
हाँ ये जो बुक है, ये अच्छी बुक कब नहीं होती पता है? अगर हमारे पास मृणाल सर नहीं होते तो। मृणाल सर आपका 90% इकोनॉमी का काम कर देंगे। हम्म ठीक है। हमें पहले क्या होती थी, जैसे अगर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, ठीक है ना, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो यार मुझे इकोनॉमी का ABCD नहीं आता है, मुझे इकोनॉमी समझते कैसे हैं वो नहीं आता है। तो फिर मैं जाता हूँ, ये रमेश सिंह पे जाता हूँ मैं फिर। तो रमेश सिंह मुझे क्या बोलते हैं, सारी मतलब ABCD सिखाएगा, धीरे 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 3 महीने में मेरा फिर इकोनॉमी समझ में आएगा मुझे, एंड फिर उसके बाद बात होगी। ठीक है ना। तो मृणाल सर के आ जाने से ये जो बुक रीडिंग का जो सेक्शन है वो हमारा हाँ खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पे मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। यूटिलिटी क्या है स्टैंडर्ड बुक की? तो इसकी यूटिलिटी है डिक्शनरी। ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। मृणाल सर 90% आपका काम करके दे रहे हैं आपको। ठीक है। क्यों? इकोनॉमी जो है वो प्रीलिम्स में, देखो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, ये 3 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स निकलवाएंगे। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट आएंगे। और स्ट्रेट का मतलब सुनो, एकदम ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे पास रिसोर्सेस मौजूद हैं उनमें से कोई ना कोई 15 क्वेश्चन होगा। अगर मैं बोलता हूँ हिस्ट्री, तो तुमने जितना भी बुक पढ़ लो, रोमिला थापर की बुक से अगर आ गया क्वेश्चन, तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पे लिखा था क्वेश्चन, तो वो भरोसेमंद सब्जेक्ट्स वो सब नहीं है। भरोसेमंद सब्जेक्ट है इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें 90% काम रोनाल्ड सर ने कर दिया है। बाकी बुक क्यों चाहिए हमें? हमें डिक्शनरी के लिए चाहिए। डिक्शनरी में मुझे क्या मिलेगा? उसका डेफिनेशन मिलेगा। और उस डेफिनेशन का मैं कहाँ पे यूज करूंगा? मेंस में जब मैं आंसर लिखूंगा ना, GS3 में, है ना, मेंस में GS3 में अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो वहां पे मुझे इस डिक्शनरी का एक सिर्फ वैल्यू एडिशन मिलेगा, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? अभी मैं बता रहा हूँ, जो मतलब जिन लोगों को मैंने अभी गाइड किया हुआ है, मेंटीज जो मेरे अभी है, मतलब लगभग उन्हें हार्डली 60 डेज या 1.5 महीने हुए होंगे, वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी। दे आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, है ना, वो लोग इधर उधर के हैं। तो तो सर उनका अगर आफ्टर मेरा अगर कंप्लीटिंग, बेसिक, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मेरा बेसिक क्लियर है तो मैं कौन सी बुक रेफर करूँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें ये फालतू फिर से पढ़ने की क्या जरूरत? तुम्हें सिर्फ इतना अच्छा, पढ़ना है। ठीक है। ये, क्योंकि ठीक जो है। इकोनॉमी की जो डिमांड है ना, उस डिमांड को समझो। ये टेक्निकल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डायनामिक ज्यादा है। देश में क्या हो रहा है, सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, RBI के एक्शंस क्या हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज कैसी क्या हो रही है। अब ये नहीं पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हाँ, एक आध क्वेश्चन पूछ लो, बात अलग है। लेकिन वो पूछेगा कि RBI ने कितना रेपो बढ़ाया, घटाया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, है ना। पैसे डालने से लोगों में क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मनी इंजेक्ट करने से मार्केट में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, घटती है, ऐसे से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हाँ बेसिकली जी। यूपीएससी की प्रीलिम्स की डिमांड या मेंस की जो डिमांड है वो डायनामिक है, रादर देन सब्जेक्टिव या फिर स्टैटिक, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ जी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा 10%, तो बाकी का 90% आपका क्या रहेगा? वो डायनामिक क्वेश्चन ही रहेगा। तो इस चीज को हमें समझना है। यूटिलिटी हमें समझनी है बुक की। बुक की यूटिलिटी क्या हो गई? डिक्शनरी की। ठीक है। अब सर इसमें सिलेक्टिव क्या, रीडिंग करनी है या पूरी पूरी बुक पढ़नी है, ये संजीव इस वर्मा और? ये पूरी पढ़नी है, क्योंकि देखो यार, तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे इसका यूज है करके। सेलेक्टिव रीडिंग नहीं है, ये संजीव वर्मा पूरी पढ़नी है। ठीक है। अब क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है? मैक्रो एंड माइक्रो, ओके। ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उसको समझिए कितना कहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। देखो, अगर आप मृणाल सर पढ़े हुए हो या आपने कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो हाँ जी। आपको सिर्फ आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। और इसे कैसे पढ़ना है उस चीज को समझो। इसको पढ़ करके जो उसके पीछे में क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं ना, हाँ हाँ। उन्हें एक नोटबुक में सॉल्व कर लेना है। क्यों? ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो लगभग 150 वर्ड्स के होते हैं। और इन केस अगर मेंस एग्जामिनेशन में तुम्हें क्वेश्चन पूछ दिया, तो इससे बेस्ट आंसर आपके पास नहीं होगा, छोटा सा, सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मेंस में अगर 12.5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है,
तो आपको यूपीएससी 8 नंबर से ज्यादा नहीं देने वाली, अगर आपके नाम के आगे 2 बार डॉक्टरेट क्यों ना लग जाए, है ना, तो आपको लाना है 6 नंबर, 6 मार्क्स हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अपने इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी है कि आपके पास मृणाल सर के हैंड आउट होने चाहिए। 46 लेक्चर्स थे अभी 2020 के बैच के हिसाब से। उसके बाद आपके पास संजीव वर्मा या के शंकर गणेशन की बुक होनी चाहिए। हाँ, आप रख सकती हैं रमेश सिंह अपने लिए, क्योंकि तुमने पढ़ा इकोनॉमी तो तुम्हें इसे खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये कब करना, तुम रमेश सिंह कब पढ़ना, जब तुम्हारा इकोनॉमी खत्म हो चुका है, तब टाइम पास करना उससे, ठीक है ना, कि हाँ भाई देखो तो क्या जरा दिया उस बुक में, ठीक है। आप वर्मा शंकर गणेशन ही लीजिए। अभी तो 2020 के हिसाब से संजीव वर्मा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने उसे पढ़ा तीनों बुक को, तो मैंने देखा कंपैरिजन। बुक की यूटिलिटी क्या है, आपको यूटिलिटी है इसकी डिक्शनरी के रूप में केवल, ठीक है। और प्रीलिम्स में आपको पता है और मेंस में आपको डायनामिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है मृणाल हैट सर के लेक्चर के ऊपर। अब इसके अलावा हमें क्या सप्लीमेंट करना है, तो सर इसमें हमें 12th की सप्लीमेंट एनसीईआरटी नहीं करनी? क्या जरूरत है उसको करने का, आपको तो वैसे भी आता है। और अगर नहीं भी करते हो 12th की एनसीईआरटी, तो मृणाल सर के लेक्चर में प्लस ये के शंकर गणेशन या संजीव वर्मा की बुक में वो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो वहाँ पे दिए हुए हैं, तो ठीक उसका कोई एडवांटेज नहीं है। जस्ट ठीक। थोड़ा सा आपका टाइम वहाँ पे लॉस हो जाएगा, उसके बजाय यहाँ पे आप यूटिलाइज करो, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट्स में अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में जितना कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको सप्लीमेंट करना है किसके साथ, आपको ईयरली कंपाइलेशन के साथ सप्लीमेंट करना है, जो कि करंट होगा, ठीक है। अब ईयरली कंपाइलेशन कैसा था, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे विजन 365, ठीक है, हाँ जी। इसको सप्लीमेंट करना है आपको, ठीक, सारे सब्जेक्ट में इसमें ऐसा करना है। तो विजन जैसे जैसे 365 कुछ नहीं करना। इकोनॉमी अगर हो गया तो विजन 360 वैसे में इकोनॉमी कंप्लीट कर लूँ या लास्ट में पूरा विजन इकट्ठा करना है? जब जब आप वहां पे पहुंचोगे ना, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स के लिए जो आपके पास 6 महीने बचे होंगे, हम्म। ठीक है ना, मान लेते हैं प्रीलिम्स आपका 2021 जून में है, मान लेते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। तो जनवरी में आप उठाओगे विजन 365, ठीक है, और अपने पुराने नोट्स रहेंगे यहाँ पे, वो सारी चीजें, ठीक। अब इसमें मुझे एक चीज और ऐड करनी है जो मैं अभी आपको नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। वो क्या चीज है, तो वो है बेसिकली हमें थ्रू आउट द प्रिपरेशन क्या चाहिए, तो हमें कुछ चाहिए टेक्स्ट बुक, एमसीक्यू टेक्स्ट बुक सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्लियर है। ओके। तो थैंक्स टू मिस्टर विनय जी भी, इन्होंने क्या बना रखी है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या रखी है इन्होंने, टेक्स्ट बुक बना रखी है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन शुरू करते टाइम सबसे पहले आप विनय जीबी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या मंगा लो, टेक्स्ट बुक मंगा लो। इसकी अच्छी बात क्या है, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, तो जैसे आपने कोई एक चैप्टर किया, कंप्लीट किया, आप फिर टेस्ट दे दो, आपको तुरंत मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक इवन ठीक। पता तो रहेगा ना कि यार मैं कहीं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ या नहीं, है ना। तो सारे सब्जेक्ट्स के आपको विनय जीबी मंगाने हैं, लास्ट में मुझे बताना कि विनय जीबी का मुझे बताना है करके, ठीक है ना। ओके, सो ठीक। दिस इज ऑल विथ इकोनॉमी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज था रिक्वायरमेंट सारे सब्जेक्ट का, तो रिक्वायरमेंट है पहले आपके पास स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक के बाद आपके पास होने चाहिए ईयरली कंपाइलेशन, ठीक है। ईयरली कंपाइलेशन के बाद आपके पास होने चाहिए टेस्ट एमसीक्यू बुक, ठीक है। और उसके बाद ये सब करने के बाद हो जाता है सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, एनरोल करना है, कहाँ पे, कोई भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना, फॉर मेंस, ठीक है ना। प्रीलिम्स का क्यों नहीं, प्रीलिम्स का आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये नाउ कमिंग टू पॉलिटी, विजिबल है अभी, हाँ जी। ओके। सो व्हाट टू डू इन पॉलिटी, तो पॉलिटी में हमें क्या करना है, तो पॉलिटी मैं कहता हूँ आप लोगों से कि एनसीईआरटी कौन सी पॉलिटी पढ़नी है हमें। क्लास 11th की एनसीईआरटी में पॉलिटी की 2 किताबें, एक पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ठीक है, और एक बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, तो इन्हें पढ़ना है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ कि इन्हें पहले पढ़ो। ठीक है, तो अभी मैं इसे काट रहा हूँ ना, इसे मैं लास्ट में लिखूंगा। ठीक, मैं बोलता हूँ आप सीधा स्टार्ट करो लक्ष्मीकांत से। अब बोलेगा सर हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने कभी छुआ ये नहीं, ये सारी चीजें, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। इवन यही आई एम दिक्कत ऑल्सो आती सर फ्रॉम साइंस। एक्चुअली। हाँ, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे लक्ष्मीकांत खत्म करते करते 1.5 साल लग गए, फिर भी मेरे कमांड नहीं आया था लक्ष्मीकांत। अभी मैं लोगों को लक्ष्मीकांत खत्म कराता हूँ इन 12 to 15 डेज, मतलब 60 आवर्स में लक्ष्मीकांत हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो स्टार्ट करना है लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत को करना है पढ़ना। दूसरी बात, पढ़ते कैसे हेलो। हैं लक्ष्मीकांत? चैप्टर रीडिंग। ओके, चैप्टर रीडिंग के बाद आपको करना है एमसीक्यू। और एमसीक्यू के लिए तुम्हारे पास दो बुक है। कौन सी बुक है? एक लक्ष्मीकांत की ऑब्जेक्टिव, और दूसरी है विनय जीबी। हम्म। ठीक है, दूसरी बुक क्या है? विनय जीबी की बुक। तो ये जो बुक्स हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या है करके। ओके, तो लक्ष्मीकांत की ऑब्जेक्टिव जो है वो आप इसको पढ़ के, चैप्टर तुरंत पढ़ के इसको सॉल्व करना है आपको, हर चैप्टर का, जब तक आपका पूरा 75 चैप्टर्स नहीं हो जाता। ठीक है, हम्म। और वो आपको करने होंगे कितने? विद इन 60 आवर्स, या फिर 12 से 15 दिन में तुम्हें करने होंगे। और क्रोनोलॉजी जो मैंने बताया, उस क्रोनोलॉजी को फॉलो करोगे तो बिल्कुल होगा वो। ठीक है, ओके। मान लेते हैं लक्ष्मीकांत तुम्हारा हो गया। ठीक, अब उसके बाद लक्ष्मीकांत जब तुम्हारा हो गया, तो हर दिन मतलब एक एक बार विनय जीबी के एक चैप्टर बनाते चलो। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत के बाद क्या? तो लक्ष्मीकांत के बाद अब हमें पढ़ना है कुछ टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो टेक्स्ट बुक हमें पढ़नी है, हमें पढ़नी है एनसीईआरटी 11th क्लास। ठीक है, जो अवर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो बुक है वो पढ़नी है हमें। अगर तुम्हारा मन करे तो पॉलिटिकल साइंस है वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन करे तो पढ़ सकते हो। इज उसके इट बाद रिक्वायर्ड? आप, हाँ, क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं ऐसे। ओके। ठीक है, एमसी, और नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, एक क्वेश्चन ही जाएगा तुमसे। ठीक है, लेकिन हाँ, बाद में कभी अगर टाइम मिले तो बिल्कुल एक बार पढ़ लेना यार, है ना। ओके। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज रहेगा तो आंसर्स में डिप्लोमेसी डालते बनता है। ठीक है, ओके। और एनसीईआरटी के बाद अब लोग बोलते हैं कि क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक की सारे एनसीईआरटी पढ़ो। तो यार ऐसा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल आउटडेटेड है। ठीक है ना, अगर आप बुक परचेज कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लास 9, क्लास 10, ये दोनों क्लास की आईसीएससी की बुक पढ़ो। ओके। ये आईसीएससी 9th और 10th की कैसी आती हैं? वो आती हैं सिविक्स प्लस हिस्ट्री, वो साथ में होती है, एक किताब होती है। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा, और हिस्ट्री के लिए भी मैं बताऊंगा अभी आपको कि आपको एनसीईआरटी नहीं करना है। ठीक है, और ये करने के बाद आपकी क्या हो जाएगी? बेसिक टेक्स्ट बुक वाली जो रीडिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। क्लास 12 में एक बहुत अच्छी किताब है, दो किताबें हैं बहुत अच्छी, लेकिन वो है थोड़े क्या कहते हैं हम उसे, इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड है। पॉल साइंस, कौन सी क्लास की? एनसीईआरटी 12, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ करके बुक है, बहुत प्यारी बुक है वो। ठीक है, तो वो अच्छी बुक है, वो रीड करना है अपने को। तो दीज आर दी स्टडी मटेरियल फॉर पॉलिटी। इसे सप्लीमेंट किससे करना है हमको? ईयरली कंपाइलेशन। अब उसके लिए तुम इनसाइट का पढ़ो, विजन 365 पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? ये पॉलिटी का हो सर गया। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े वो भी तो बताएंगे। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है वही मैं बता रहा हूँ। ये सीक्वेंस ये रहेगा, मेन क्या चीज है, क्रोनोलॉजी का हिसाब किताब है। आपको पहले रीड करना है, जैसे आपने आज आज मैंने आपको टारगेट दिया कि आपको पढ़ना है
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर 1। हम्म, ठीक है, आपने चैप्टर रीड किया, ठीक है ना, हाँ फर्स्ट रीडिंग हो गई तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने उसको हाईलाइट कर लिया, सर्कल कर लिया, वहां पे रंगारंग कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, उतने ही रीडिंग के बेसिस पे तुम्हें लक्ष्मीकांत की बुक आती है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी ऑब्जेक्टिव, हम्म, ठीक है। दिखा देता हूँ तुम्हें कौन सी बुक आती है। ये बुक आती है, ठीक है सर। ठीक है। ये जो ओके। बुक है, ये आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को रीड करने के बाद इस बुक के आपको क्वेश्चंस तुरंत लगाने हैं। हम्म, बना ठीक, नहीं बना तो तुक्का मारो, फिर चेक करो बाद में क्या क्या सही था क्या क्या गलत था। फायदा क्या ठीक। होगा, फायदा ये होगा तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे नोट्स जो हम अब बनाने वाले हैं उसमें हम्म, क्या चीज को हमें लिखना है और क्या चीज को बुक में रहने देना है। हमें हम्म। ध्यान रखना होगा कि हमारा नोटबुक ना बने, ठीक है, वो नोट्स तो की तरह ही रहे। लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाने हैं, लक्ष्मीकांत? बिल्कुल, लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं। सारे चैप्टर्स के नहीं बनाना है, लेकिन हाँ 60% ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसी ठीक में है। अगर मार्क करके अगर साइड में नोट्स बना ले, बुक में। वो भी कर सकते हो, स्टिकी नोट लॉन्ग वाला चिपका करके आप कर सकते हो, ठीक है। हम्म, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत थिक बुक है, उसकी एक और नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा लग रहा है, सिर्फ मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, मुझे 60 घंटे चाहिए, सिर्फ 60 घंटे। और जो लोग नोटबुक बना बना के नोट्स बना रहे हैं ना नोटबुक की तरह, उनको भी 60 घंटे में उनका भी खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हुआ फाइनेंस कमीशन, ओके, मैंने इसे हम्म, रीड किया, ठीक है। हम्म। फंक्शन एंड ऑल ये सारी चीजें मैंने रीड किया, ये मेरा हो गया इसका नोट, हाँ क्लियर हाँ, है मैं भी यही इतना। ऑडिबल, या हेलो, हाँ, इतने में या फाइनेंस कमीशन हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें बचती हैं, जैसे फंक्शंस, फंक्शंस को मैं नोट्स में कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि फंक्शन बहुत सारे होते हैं, उसके लिए मुझे वापस बुक पे जाना है। तो मैंने फंक्शन को बेसिक जो एक काम है, छोटा सा काम, वो मैंने लिख दिया है कि द मैटर्स रिगार्डिंग रिकमेंडेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्रांट्स एंड एड टू दी स्टेट। तो क्या हमें हर चैप्टर में ऐसा करना है? आप हर चैप्टर में ऐसा नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे अगर आप प्रेसिडेंट की बात करो तो आपको क्या बोलते हैं, उसका नोट्स पेपर में बनाना पड़ेगा। वो आप मेरे फीड्स में जाकर के देख सकते हैं। तो आपके आपका काम कैसा हो जाएगा, लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको दो तरीके से बनाने हैं। एक तो ऐसे चिल्लर चिल्लर चैप्टर को यहाँ पे बनाने हैं आपको, हम्म, स्टिकी नोट्स हो गया, ठीक है। चिल्लर चैप्टर कैसे करने हैं, आपको स्टिकी नोट्स पे बनाना है, ठीक है। और जो अच्छे चैप्टर्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, मतलब इवन मेरी क्रोनोलॉजी में आपको नजर आएगा वो चीज। तो वो जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको आपको किस में बनाना है, A3 साइज की ना आप वो ले लीजिए ड्राइंग कॉपी, ठीक है। आ रही शीट से बात बना समझ के में? लगा दो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। A3 साइज की आप ड्राइंग कॉपी लीजिए। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि एक पेज में आपका बहुत सारा चीज सामने में आपका रेडी हो जाएगा। तो जब आप क्या करोगे, जब पढ़ोगे उसको, तो तुमको हार्डली 15 मिनट लगेगा उस चीज को वापस से एकदम अच्छे से समझने में, ठीक है। तो सर इसकी इम्पोर्टेंट बता दो, चैप्टर्स भी कौन कौन से मतलब ज्यादा फोकस करना है। हाँ, वो आप मेरी लग- क्रोनोलॉजी में चले जाना, वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर मतलब मैं आपको प्रॉपरली मतलब उस पर बताते भी रहूंगा कि क्या क्या पढ़ना है कैसे करना है। अभी मैं इसको खत्म करता हूँ, ये इसमें क्या करना है ठीक है, ठीक। आपको आगे, ठीक है। हम्म, हम्म। ओके, एक बार हाईलाइट्स देख लेना मेरा, तो थोड़ा पॉलिटी का मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे को डीएम करना, आई विल टेल यू, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट कैसे ओके। करना है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट जो है वो 15 क्वेश्चन की श्योरिटी देता है आपके बेस, आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं उतने से, ठीक है ना। इन्वायरमेंट करना है आपको एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक होती है क्लास 12th में, ठीक है। हम्म, उसके लास्ट के 4 चैप्टर करने हैं। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंटरनेट गूगल में, डायरेक्ट टाइप करोगे तो सीधा ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हम्म, करनी है, उसके बाद शंकर आईएएस करना है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है शंकर आईएएस। शंकर आईएएस के बाद क्या करना है, ईयरली कंपाइलेशन, हम्म।
और एमसीक्यू के लिए इसकी कौन सी बुक आती है? इसकी बुक आती है एमसीक्यू के लिए विनय जीबी। विनय। ठीक है, तो विनय जीबी तो खैर हर सब्जेक्ट की आएगी, और हमें हर सब्जेक्ट का विनय जीबी एमसीक्यू, आप स्टैंडर्ड बुक ऑर्डर किए हो नहीं किए हो मैटर नहीं करता, आप पहले विनय जीबी की टेक्स्ट बुक दिस एमसीक्यू बुक ऑर्डर कर दो पहले, बाकी बुक आते ठीक। रहेंगी। ठीक है ना, सर ये क्योंकि विनय ये जीबी जो बुक कंपाइल्ड बुक है, ये डिफरेंट बुक्स है हर सब्जेक्ट की? हर सब्जेक्ट की अलग अलग आएगी। ठीक है। ठीक है, तो वो पहले ही ऑर्डर ही कर देना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आते रहेगी वो आराम से, है ना, क्योंकि बाकी जो अगर आपके पास बुक एक्चुअल में दूसरी है भी नहीं तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, है ना, हाँ। लेकिन आपको टेस्ट सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू बुक होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया एनवायरमेंट। ईयरली कंपाइलेशन में क्या करना है आपको, इसका विजन 365 लेना है, कोई दूसरा लेने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, दिस वाज फॉर एनवायरमेंट। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, एनवायरमेंट को सप्लीमेंट कैसे करना है ना, तो जब आपके सिलेबस हो जाएंगे या फिर आपको लग रहा है कि आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम बच रहा है, आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, आपको रिटेंशन भी हो रहा है प्रॉपर अच्छे से, तो फिर मैगजीन एग्जीन पढ़ लेना। ठीक है ना, अदरवाइज अभी रहने देते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनवायरमेंट को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये एकदम ध्यान से सुनो ना। ये जो दो सब्जेक्ट है ना, एनवायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर, इनके लिए हमको ना कोई अलग से स्पेशल टाइम नहीं निकालना है। ठीक है ना, ये कौन से सब्जेक्ट है, हमें इन्हें कैसे पढ़ना है, हमें इन्हें टाइम पास के रूप में पढ़ना है। ठीक है, इन मतलब बिटवीन, तुम हाँ। 10 महीने पूरा टाइम पास पढ़ोगे उसको। ठीक है ना, हम्म। एनवायरमेंट का नोट्स कैसे बनाना है, तो स्टिकी नोट्स में बुक में चिपका देना, वैसा नोट्स बनाना है रफ। ठीक है, अब आपको आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट कैसे पढ़ना है, तो आपको डेली सिर्फ 1 घंटा अलॉट करना है, जितना हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, डेली 1 घंटा हर दिन सिर्फ रीड ओके। करना है उसको, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं खपाना। ठीक है, 1 घंटा दे दिया, जितना हुआ ठीक है, टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद फिर एमसीक्यू लगा ले। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर में भी आपको सेम क्या करना है, डेली 1 घंटा कर देना है। क्लियर है, डेली 1 घंटे देने हैं आपको। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए रिसोर्स क्या होना चाहिए आपके पास होना चाहिए नितिन सिंघानिया। तो क्या नितिन सिंघानिया सफिशिएंट है? आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। आर्ट एंड कल्चर हुआ, हिस्ट्री हुआ, इतने वास्ट है ना, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। बट हाँ, कुछ दूसरे बुक्स की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट की यूटिलिटी को भी समझना है। आर्ट एंड कल्चर उतनी यूटिलिटी का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर उतनी यूटिलिटी का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ से 3 से 4 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। लेकिन हाँ, इसे स्ट्रॉन्ग क्यों करना है, क्योंकि इंटरव्यू में फिर फंसाएगा ये। यार बेसिक आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज तो तुम्हें अपनी कंट्री के बारे में होनी चाहिए। तो नितिन सिंघानिया आपको लेकर के रखना है। नितिन सिंघानिया के बाद आपको क्या करना है, आपको विनय जी भी सॉल्व करना है। सर फिर नितिन सिंघानिया पढ़ना वायबल रहेगा? इतनी मतलब थिक बुक है और क्वेश्चंस इतने कम आते हैं, सिलेक्टिव रीडिंग इधर करनी है, फुल देखो, रीडिंग करनी इधर देखो, हर दिन है? ओके। तुम्हें, मैंने शुरू में बोला ना, पढ़ना नहीं है, ये टाइम पास करना है। हर दिन तुम्हें 1 घंटा देना है बस। ये दोनों बुक को पढ़ना नहीं है, टाइम पास करना है इसको। अब सोचो, तुम एक बात बताओ मुझे, नितिन सिंघानिया जो बुक है उसे कंप्लीट करने के लिए मेरे ख्याल से 100 आवर्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत से तो पतली ही है। ठीक है, हाँ। तो हाँ जी। लक्ष्मीकांत में 60 आवर्स में लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो नितिन सिंघानिया तो कम ही है। हाँ, वो बात अलग है, नितिन सिंघानिया में रट्टा मारना ज्यादा है। ठीक है, तो आप 10 महीने तक क्या कर रहे हो, नितिन सिंघानिया 1 1 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो 10 महीना मतलब आपका क्या बोलते हैं, 300 दिन हो गए। तो 300 दिन में 300 घंटे हो जाएंगे तुम्हारे, तो 300 आवर्स आपने अगर दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उतने में बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, नितिन सिंघानिया रीड करो, जब चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो विनय जीबी पे एमसीक्यू लगा लो। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। परफेक्शन का काम नहीं है, तुम अगर कोई भी चीज पढ़ोगे ना आज, अच्छे से पढ़ लो, याद भी कर लो। ठीक है ना, 2 दिन के बाद आप एडिटोरियल, मतलब कल न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ लिया ना, तो रात तक वो भूल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। तो हाँ। हमें किस पे फोकस करना है, हमें प्रोग्रेशन ओवर परफेक्शन पे फोकस करना है। तुम्हें साल भर चीजें याद हो नहीं हो मैटर नहीं करता, एग्जाम से पहले याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी वो इन सारी चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, ओके, तो आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया करनी है, विनय जी भी सॉल्व करना है। ओके, आफ्टर विनय नितिन सिंघानिया आपने विनय जी भी लगा लिया, फिर हमें किसी एक बुक की ना जरूरत पड़ती है कि यार नितिन सिंघानिया में तो ये क्वेश्चंस नहीं थे जो विनय जी में पूछ लिया एडिशनल,
अब जैसे नितिन सिंघानिया में ना बुद्धिज्म के ना सिंबल्स नहीं दिए हुए हैं, इतना हाँ इंपॉर्टेंट चीज उसमें मेंशन नहीं है। तो वो कहाँ से लेंगे हम? तो एक हिस्ट्री की मैं बुक बताऊंगा, वो बुक आपको लेकर के रखनी है, वो सारे हिस्ट्री को कंपाइल किया हुआ है, अच्छी बुक है, इसी साल आई है मेरे ख्याल से। तो वो मैं भी लास्ट में बताऊंगा हिस्ट्री की कौन सी बुक है, ठीक है ना। तो वहां से फिर क्या करना है, जैसे ये टॉपिक पढ़ लिया हमने, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा हमने, या हमने रिलीजन पढ़ा, तो उससे थोड़ा सा सप्लीमेंट कर लेना है। अब नितिन सिंघानिया को पहले क्यों पढ़ रहे हैं सर, आप एनसीईआरटी पढ़ने क्यों नहीं बोल रहे हो? तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एनसीईआरटी इतना वास्ट पढ़ना आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, या हमारे लिए फिजिबल रहेगा? नहीं। हाँ हाँ हाँ। और वही चीज अगर मैं बोलता हूँ कि यार एक बार तुमने आर्ट एंड कल्चर की बुक खत्म कर रखी है, फैक्चुअल तुमने इंपॉर्टेंट चीजें एक बार ओवरव्यू कर रखा है, तुमको आइडिया बन चुका है, उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ यार कोई बुक उठा करके एक बार देख लो, तुम उसको एक दिन में रीड करके फेंक दोगे, हाँ यार ये इस चीज की ऐसी ऐसी कहानी हो गया। और वही चीज तुम स्टार्ट करोगे तो बोलोगे यार ये बोरिंग लग रहा है, बहुत नहीं हो पाएगा मेरे साथ, टास्क तो नहीं पढ़। कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये करना है। ओके, अब आर्ट एंड कल्चर के लिए भी क्या आता है, ईयरली कंपाइलेशन आता है। जितने ईयरली कंपाइलेशन है ना, उसके लिए प्रिंटर लेने बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक। मंथली मैगजीन, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी कैसे करना है, तो यार यहाँ पे थोड़ा सा ना एकदम थोड़ा कूल होकर के ना समझना, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, डरना नहीं ना उसको, ठीक है, डरना नहीं है एकदम, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब तुम कॉमर्स वाली, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ज्योग्राफी उतना कोई खास रही नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐसी है, आपको क्लास 9 और 10 इसकी आईसीएससी बुक लेनी है। अभी आईसीएससी बुक कौन से पब्लिकेशन की आती है? या तो गोयल की आती है, या तो एवरग्रीन की आती है। तो इन दोनों में से किसी की भी ले लेना, चलेगा, ठीक है। आईसीएससी 9th और 10th। फिर एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है हमको? तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th, दो दो किताबें। ठीक है। तो क्या हमें क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं, हमें क्लास 9 से 10 तक की आईसीएससी बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी 11th और 12th पढ़नी है, बस, ठीक। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये लेना है, 11 12 की भी दो दो है ना बुक्स? हाँ, पत्ते पत्ते हैं। डियर कुलर की बुक लेनी है हमें। डियर कुलर को जब नाम मैं बताता हूँ तो लोग बोलते हैं सर ऑप्शनल की बुक बता रहे हो, नहीं। डियर कुलर फॉर जियोग्राफी प्रीलिम्स GS1, ऐसा लिखा रहता है वो बुक में। ये बुक की खास बात क्या है, उधर दिल्ली तरफ मतलब आईसीएसई बोर्ड या उधर में डीआर कुलर की बुक वो लोग चलाते हैं। ये कुछ नहीं, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, बहुत अच्छे से वेल अरेंज मैनर में। एनसीईआरटी गरीब वाली बुक होती है, तो उसमें कुछ भी कचरा टाइप का ठोस दिया उन्होंने, तो वो मजेदार है नहीं। उसको पढ़ के तुम्हें फिलोसफी को डिकोड करना पड़ता है, फिर नोट्स बनाना पड़ता है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डीआर कुल्लर पढ़ना है। डीआर कुल्लर के साथ पेज में बड़े जो बी साइज की जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, जैसे लॉन्ग वाले, इन आप स्टिकी नोट टिक कर दो, या फिर पेपर फाड़ के चिपका दो, तुम्हें जो लग रहा है उसके हिसाब से। तो नोट मेकिंग डीआर कुल्लर पे करना है, ठीक है। डीआर कुल्लर के बाद क्या करना है, ठीक है ना। डीआर कुल्लर तुम्हारा मेन जो है ना, ज्योग्राफी तुम्हारा कमांड कौन करा रहा है, असली जो तुम्हारी ज्योग्राफी तैयार करा रहा है वो डीआर कुल्लर, बेस इन्होंने बनाया, ठीक है ना। डीआर कुल्लर तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक का काम कर रहा है। अब हमारे पास आना है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का काम कौन करेगा? तो श्रीमान माजिद हुसैन। ये माजिद हुसैन की किताब लेनी है। तो इसको टाइम पास पढ़ना है। टाइम पास कैसे पढ़ना है? जब तुम्हारा डीआर कुलर हो चुका है, तो अपने नोट्स रखो कुलर बटे सामने, वो दोनों का सेम चैप्टर खोलो, देखो कुछ कम ज्यादा दिया हुआ तो बैलेंस करो, स्टिकी नोट में चिपका लो, हो गया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मैपिंग। मैपिंग तो डेली करना है। तो मैपिंग कैसे करना है सर, बस बुक नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, गूगल में यूट्यूब में आप सर्च करो कि मुझे फलाना कंट्री की मैपिंग करनी है यूपीएससी, आपको दिखा देगा। और अगर नहीं कर सकते हो, आपको कोई एक सॉलिड सोर्स चाहिए जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, तो आपको एक बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। मेरे पास ये ब्लैक स्टोन की है, ओरियन ब्लैक ये स्टोन। तो एटलस है। अच्छा, मैप्स की अलग एटलस बुक? तो, हाँ, एटलस ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, एटलस तो आपके पास दो होने ही चाहिए।
एटलस कौन कौन सी, एक तो ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, और एक होती है स्कूल एटलस ऑक्सफोर्ड की, हाँ। तो ये दोनों एटलस आपके पास होनी चाहिए। एक एटलस से काम क्यों नहीं बनता है? दो रीजन है। पहला, कई सारी चीजें मिसिंग होती है, ऊपर नीचे होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होती है। दूसरी चीज ये होती है, आपने एक एटलस को एक बार गंदा कर दिया तो आपके पास दूसरा एटलस पढ़ने को होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें मैप की नोटबुक बनानी है। ठीक है, अभी मैप की नोटबुक में क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हारे पास कॉन्टिनेंट होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका, तुम्हारे पास कॉन्टिनेंट होना चाहिए साउथ अमेरिका, पॉलिटिकल ना, पॉलिटिकल, फिजिकल नहीं। फिजिकल में तुमको समझ ही नहीं आएगा कौन कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक, साउथ अमेरिका हो गया। उसके बाद आपके पास यूरोप का होना चाहिए पॉलिटिकल, आपके पास एशिया का पॉलिटिकल होना चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल होना चाहिए किसका, मिडिल ईस्ट का। ये देखो, ये नया है ना, ये होता नहीं लोगों के पास। मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट के पास साउथ ईस्ट एशिया, इसका खुद से प्रिंट करना है ना, खुद से इसका 20-20 कॉपी प्रिंट निकाल करके स्पाइरल करा लो, एक नोटबुक बना लो। और इंडिया का तो मिल ही जाता है। ठीक है, और डेली हर दिन मैपिंग करना है। देखो ये लाइव खत्म होने वाला है, मैं इसको एंड करके फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ।